कि मुझे आप कुछ ऐसा बताओ कि एग्रीकल्चर को आपने कैसे कवर किया मतलब? क्योंकि अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ, इसमें ही परीक्षा भर्ती को लेके। नहीं हुआ। तो इस कारण से हमको कहीं न कहीं ध्यान नहीं आ रहा था, उसमें कुछ उससे ब्रह्मास्त्र करके कुछ निकाला था सर उन्होंने। ओके, ओके। तो वो सर वो पढ़ा था, उसमें मैं हिंदी माध्यम का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आरयू को लेकर? आपने 2 ढाई साल से अभी सर्व कर रहे हो, तो क्या एक्सपीरियंस? है। आप जॉब शेड्यूल कर सकते हैं, आने वाले समय में सैलरी के भी जो है चांसेस बढ़ेंगे आने के, कि पंचायत स्तर पे सारे उनको जितना सम्मान चाहिए देते हैं, ऑफिसों में भी मिलता है। अब कई लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि वो थोड़ा-सा उसको नकारात्मक रूप में देखते हैं। हम ये कोशिश करें कि हम सकारात्मक रूप में देखें, तभी क्या सीन है? आपने अभी तक थोड़ा बहुत भापा है कुछ कि प्रमोशन होता है क्या आरयू का? पोस्ट आती है तो आप थोड़ा एसडीओ के बारे में बता सकते हो, लाइक कि कैसा उनकी कैसा क्या रहता है? एसडीओ है, वास्तव में उसको जो गाड़ी वगैरह सब कुछ रहता है? तो कृषि विभाग का प्रमुख अधिकारी एसडीओ ही होता है ब्लॉक स्तर पे। एक जो कि आपके पास पावर हो कि बिल्कुल ये मैं किसान में बदलाव कर दूं, ये तो मैं कर ही दूंगा, मैंने देखा बट मेरे पास पावर नहीं है, जब आएंगी जब मैं बदलूंगा। क्या आपकी अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने ये भी सुना है कि आप आरयू रहकर एमएससी नहीं कर सकते? बहुत सारे लड़के इवन की मेरे पास मैसेज करते हैं, भैया आरयू बन जाऊंगा तो एमएससी साथ में चलती रहेगी, कैसा? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सत्यम तिवारी और मेरे साथ यहाँ पे ऋतिक गंगराडे हैं, जो कि अभी करंट टाइम में आरयू है और नर्मदापुरम में इनकी पोस्टिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आपके कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से बिलोंग करते हैं और 2023 में इनका डिग्री कंप्लीट हुआ था। आपको पता होगा उस टाइम बम्पर वैकेंसी आया था, तकरीबन 1800 पोस्ट आए थे उस टाइम पे, तो इनका सिलेक्शन हुआ था। तो इनकी जर्नी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में आपका भी पेपर है, तो बहुत सारी चीजें आपको न्यू पता लगने वाली, इनके एक्सपीरियंसेस, सी सेट कैसे प्रिपेयर किया, लाइक एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार, क्योंकि 75 नंबर का एग्रीकल्चर आ रहा है। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है? और कुछ कमेंट रह जाते हैं तो इनका लिंक भी मैं इंस्टाग्राम का दे दूंगा, तो आप फॉलो कर सकते हो, देन कोई क्वेश्चन रहे तो पूछ लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप बताएं अपने बारे में और फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। आपने मुझे इस जो भी आप रिकॉर्ड कर इसके लिए मुझे आमंत्रित किया। सर मेरा नाम ऋतिक गंगराड़े है। मैं वर्तमान में नर्मदापुरम जिले में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर अधीनस्थ विकासखंड बनखेड़ी में कार्यरत हूँ। ओके। और सर मैं 2023 में मेरी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से बीएससी कृषि में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। उसके पश्चात सर मैं 2024 में मैं 127 नंबर थे सर, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ। ओके। और ओके। आज मुझे 2 साल हो गए सर कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए। ओके। तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि कैसे प्रिपरेशन करी आरयू की और स्टार्टिंग कहाँ से किया? पहले किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे थे कि पहले से ही मूड था कि आरयू को टारगेट करना है? जी सर, मैं मैं सर अपने बीएससी कृषि के द्वितीय वर्ष से ही सर सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहा था। ओके। और सर मैं बीए जब मैं 2023 में जब मैं 4th ईयर में था, तो मैं पहली बार मैंने प्रथम अपना जो प्रयास था प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी सिविल सर्विस के लिए दिया, ओके। जिसमें मेरा चयन भी हुआ था। ओके। और इसी कारण सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो 3 साल तक मैंने जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की थी, उसमें मेरा जो आरयू में था, उसमें बहुत सारा सहयोग मिला उस सिलेबस का। ओके। क्योंकि कहीं न कहीं सिलेबस में मैं विज्ञान को और एमपी जीके को और ओके। जो भी सीटेट के सब्जेक्ट थे, उसको सतही तौर पे नहीं, बहुत डेप्थ में पढ़ चुका था। ओके। तो उसका मुझे अच्छा फ़ायदा मिला। उसके बाद भी सर मैं जॉब के बाद भी मैं दूसरा भी मैंने प्रयास दिया, प्रारंभिक परीक्षा फिर मैंने 2024 का भी निकाला सर। ओके। अभी थोड़ा-सा सर मैंने होल्ड कर दिया, समय कम मिल पा रहा जॉब के कारण। ओके। बट तो सर मेरा तो मुख्य रूप से ये था कि मैं जब सिविल सर्विस पढ़ा हुआ था, तो मुझे उसका कई सारा फ़ायदा देखने को मिला। और ओके। हम लोग उस समय रनिंग में एलिजिबल थे, रनिंग ईयर में एलिजिबल थे। तो ओके। कहीं न कहीं हमारे पास ये पोटेंशियल था कि हम जो चीज़ें थी, हमने हमने जो पहले से मतलब जो लॉकडाउन में हमें एक अच्छा पॉइंट मिला था, एक हम्म। अच्छा मौका था, हम्म। इसमें हमने अपने आप को बहुत सारा तैयार किया था आने वाले समय के लिए। हम्म। इसकी इसका जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आरयू में मिला सर हमें। ओके। ओके। और अभी मतलब करंट टाइम में आपको इतना टाइम मिल जाता है जॉब के साथ किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं क्या आरयू के साथ, ऐसा है? जी सर, मेरा मानना है सर, कुछ चीज़ें हुई है, गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें थोड़ी-सी चीज़ें बढ़ी है, बट व्यक्ति के हिसाब से सर व्यक्ति अपना टाइम निकाले तो जॉब की भी तैयारी कर सकता है आरयू के साथ। और सर बहुत सारी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही हो एक, जिसमें कि वो कितनी भी बड़ी एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी हो, चाहे जो भी उसको जो अपनी ड्रीम एग्ज़ामों से लगती है, जहाँ पर वो जाना चाहता है, वो प्रॉपर कर सकता है। प्रॉपर शाम को समय होता है, सुबह समय होता है। एक ओके। आपका टाइम शेड्यूल हो, एक टाइम टेबल बना हो डेली रूटीन का, यदि ओके। आप उसको फ़ॉलो करते हैं, तो आप जॉब के साथ कर सकते हो। बिल्कुल अच्छी से तैयारी की जा सकती है सर। ओके। ओके। तो ऑलरेडी पता है भाई, सबसे बड़ी हेल्प हुई है इन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी करी और सी सेट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है ना एमपीपीएससी का जी, जी सर। प्रीलिम्स को लेकर। ओके। ओके। तो अभी मुझे आप कुछ ऐसा बताओ कि एग्रीकल्चर को आपने कैसे कवर किया, मतलब क्योंकि 2023 का एग्रीकल्चर बहुत ही डिफिकल्ट था, पेपर मैंने भी देखा है, तो कैसे उसको हैंडल किया, मतलब टैकल किया एग्रीकल्चर को खास तौर पे? या सी सेट की बहुत बड़ी भूमिका रही है आपके सिलेक्शन में?
सर मेरा मानना है कि सर एग्रीकल्चर से ज़्यादा भूमिका सीसेट के सिलेक्शन में, ओके और प्रत्येक विद्यार्थी को अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी कहीं न कहीं सीसेट पे मुख्य रूप से फ़ोकस करना चाहिए। ओके क्योंकि एक जो एरिया है, जो कृषि का एरिया है, जहाँ कृषि के सब प्रश्न आते हैं, वहाँ कहीं न कहीं हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी वहाँ पर एफर्ट डालता है, ओके और ऑन एवरेज नंबर सबके आते हैं वहाँ पे। हम्म। सीसेट के विद्यार्थी कम करते हैं, इसी कारण जब सिलेक्शन रेशियो में देखेंगे, तो जो मेरे साथ के भी जो मेरे मित्र गण थे या मेरा जो ग्रुप था, उसमें अधिकांश लोग जो एएफओ वाले थे, वो सीसेट के दम पे उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। और कहीं न कहीं मेरा मानना है, मैंने देखा है कि पूरी जो परीक्षा थी जो 2023 में 1800 पदों के लिए हुई, उसमें सीसेट की बहुत महती भूमिका रही सर। तो क्या था सर कि सीसेट में जैसे सर मेरा एमपीजीके था, तो मेरे 15 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन एमपीजीके में सही थे। मेरे हिंदी में 12 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ चुका था। मेरे मुझे जहाँ तक ध्यान है 79 के अप्रॉक्स नंबर थे। ह्यूज नंबर थे द सीसेट में। हाँ हाँ सर। और एग्रीकल्चर का मानना है मेरा सर, ऐसा मानना है एग्रीकल्चर को लेके कि एग्रीकल्चर में जैसे एमपी इकोनॉमी आई थी, वहाँ पे जो ग्राफ के क्वेश्चन थे, जो पोस्ट के क्वेश्चन थे, या जो प्रोडक्शन फंक्शन के क्वेश्चन थे, वो गलत नहीं हुए। वो बिल्कुल इतनी समझ के तैयारी की थी कि वो बने। जैसे हम देखते हैं कि इकोनॉमी हॉर्टिकल्चर ही विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, बट हमने ये देखा कि इकोनॉमी को पढ़े, एंटोमोलॉजी को पढ़े, पैथोलॉजी को पढ़े, एक्सटेंशन को पढ़े, क्योंकि अब एक्सटेंशन के लिए आ रहे हैं। ये विडंबना रही कि हमारे उस समय पेपर में एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन कम पूछा गया। कुछ रेट वाला जो रोडेंटिसाइड या रोडेंट में पेपर चला गया। बट कहीं न कहीं ये बट कहीं न कहीं ये माना जाता है, या देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का भी वेटेज था। कहीं न कहीं कम से कम 20 प्रश्न इकोनॉमी के थे। तो वहाँ मेरे भी शायद 55-60 नंबर है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो वो जो नंबर थे वो कहीं न कहीं हमें गेन कराते। तो मेरा मानना है कि जब भी हम तैयारी करें, तो हम आरईओ में एग्रीकल्चर के साथ इकोनॉमी को, पैथोलॉजी को पढ़े, जिसमें इकोनॉमी में हम जो चीज़ें उसको रटे ना, हम उसको समझ के पढ़े, चाहे प्रोडक्शन फंक्शन हो, चाहे कर्व हो, चाहे कोस्ट हो, चाहे चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो हमको सोचने वाले थे, समझने वाले थे। रट के आंसर गलत ही होते हैं। टोटल थिंकिंग और बेस्ड। हाँ, साथ ही मुझे जहाँ तक जानकारी कि व्यापम में भी नेगेटिव मार्किंग शायद से आ रही है। अब जो भी ड्राफ्ट है बता दीजिए। तो वो इस कारण से आप जब भी अपनी तैयारी करें, तो इतनी अच्छे से प्रिपेयर करें कि आप अब कम क्वेश्चन कर पाएँगे। तो आप अच्छे से अच्छे मतलब प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें, जो आपके रडार में हो, जो आपकी मतलब ताले में उसको बोल सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। अच्छा, नंबर बढ़ जाएंगे। ओके ओके। हाँ, अच्छा, मतलब नंबर आपके ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि पैटर्न बदल गया है। अभी 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले 200 का पेपर हुआ करता था, जस्ट अभी चेंजेस हो गए हैं। मे बी आपको पता है कि आपको? जी सर, आप मुझे थोड़ा सा इसका क्लियर कर दीजिए। हाँ, अभी 100 नंबर का पेपर आने लग गया है। उन्होंने अभी न्यू पैटर्न चेंज कर दिया, जिसमें 75 एग्रीकल्चर आ रहा है और 25 का पूरा ऑल ओवर एमपीजी के आ रहा है, हिंदी विंदी मिला के सब कुछ। और प्रशासनिक भाषा एक नया सब्जेक्ट उन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो 100 नंबर का टोटल पेपर है। तो मुझे जानकारी मिल सकती है कि 25 नंबर में क्या क्या आएगा सर? 25 नंबर में प्रशासनिक लैंग्वेज आ रही है, रीजनिंग आ रही है, हिंदी इंग्लिश आ रही है, मैथ्स आ रही है, और एमपी जीके आ रही है। एमपी की जितनी भी योजनाएं करंट टाइम में चल रही है वो आ रही है। मतलब उसने भारत लेवल पर टच नहीं किया है, एमपी को ही टच कर रहा है वो सारा का सारा। 25 क्वेश्चन है। और एमपी जो जीके है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। प्रॉपर आपको मतलब 10 नंबर्स तो गेन करने हैं। और अगर आप जनरल कैट ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 8 नंबर मिनिमम लेके आना, देन तब आप क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा भी होगी ना, जहाँ तक? नहीं, प्रारंभिक परीक्षा का उन्होंने वो अलग के लिए मेंशन किया हुआ है। हमारा टेक्निकल पेपर होने वाला है। मतलब अभी जो आरयू का एक ही पेपर होगा अब? ओके, हाँ, एक ही पेपर होगा। उसके बेसिस पर आपके स्कोर बनेंगे और वो 2.5 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। बाकी अब देखते हैं, जो स्कोर कार्ड आएगा वो 2.5 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो फिर आप जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे, देना कभी भी फिर जॉब्स आती है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आप उस स्कोर को बहुत अच्छा करना चाहो तो आप स्कोर पेपर में बैठो, देन स्कोर को बहुत अच्छा करो, ऐसा। सर, इसमें 75 एग्रीकल्चर जैसा आपने बताया, और 25 नंबर का एमपीजीके है। तो जिसमें शायद मैंने भी पढ़ा है कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर लाना कंपलसरी रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स में एमपीजीके में। सर, एमपीजीके का ऐसा है मेरा मानना कि एमपीजीके बहुत वास्ट है, मतलब बहुत सारा उसका सिलेबस है। हाँ, बहुत वास्ट है। मैंने भी प्रीलिम्स की तैयारी करी है तो पढ़ा है, बहुत वास्ट है। आपने प्रीलिम्स पढ़ा? मैंने भी पढ़ा। मैं जानता हूँ कि प्रीलिम्स जितना सिविल सर्विसेज वाले एमपी को डेप्थ में पढ़ते हो उतना कोई नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है।
तो कम से कम यदि क्वालिफाइंग मार्क्स करेगा तो इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, या तो बिल्कुल पेपर क्वालिफाई माना नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वो फिर वो मार्क्स नहीं देखने वाले ना, आपके एमपीजीके के मार्क्स देखेंगे उसके बेसिस पर, नहीं तो पूरा पेपर ऊपर। एमपीजीके के कुछ बुक्स है, जैसे कि आप अच्छी-अच्छी बुक्स है तो सिविल सर्विस के आप नोट्स ले सकते हैं। अभी ग्रंथम की बुक आ रही है या दर्पण की बुक आ रही है। हम्म आप उसको पूरा मतलब, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी पहला पेपर होगा, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस स्तर पे एमपीसी करेगा। हम जैसे सिविल सर्विसेज में देखते हैं उनके कुछ टॉपिक है, वहाँ से फिक्स होते क्वेश्चन। तो हमें अभी जब हम अपनी जो स्टडी करेंगे एमपीसीके के लिए, उसमें हमको अधिकांश पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। ओके। क्योंकि हमें तय नहीं है कि एक तो हमें क्वालिफाई करना है, हमारे पास एक ये चैलेंज भी है कि थोड़ा सा हमको लाउडली, निकालना है। तो थोड़ा सा आप लाउडली अगर बोल सके, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा यदि लाउडली अगर आप हमको बोल सके। ठीक है ना, यदि हमको हम देखते हैं हम्म कि एमपीजी के 25 नंबर का है और हम्म हमको डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम्म अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ है इस नई परीक्षा भर्ती को लेके। नहीं हुआ। तो इस कारण से हमको कहीं न कहीं देखते हैं कि हमको बहुत सारा पोर्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपको बिल्कुल। क्वालीफाई करना आपके लिए एक चैलेंज है। हम्म। क्योंकि हो सकता है जैसे हम लोग जब मैंने भी परीक्षा दी, व्यापम की जब आरयू दी थी, हाँ तो उस हाँ। समय जो एमपीसी था बहुत डेप्थ था। मतलब हम्म नॉर्मली लोगों से 4-5 प्रश्न ज़्यादा नहीं बने। हम्म। क्योंकि बहुत डेप्थ था उसमें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसी थी कि मतलब बहुत डेप्थ थी, आपको उसको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि नहीं, कहाँ मैंने से क्या मैंने जुड़ेगा। देखा उसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी आपसे पूछा हुआ था कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, उसमें कोलंबिया वगैरह ऐसे क्वेश्चन थे। उसमें एक क्वेश्चन था, मुझे ध्यान है आज तक, कि दक्षिण में किन साम्राज्य का शासक रहा? तो अब उसने दिया था चोला, पल्लव। अब जिस व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि दक्षिण में क्या है तो कैसे रहा, तो वो नहीं आंसर दे पाएगा उसका। नहीं बता उसको पाएगा। पहले सोचना था, समझ के आंसर देना था। तो हम्म। जैसे इंडियन हिस्ट्री, यदि हमने इंडियन जो पोर्शन है इंडिया का जीके का उसको बाहर रखा तो बहुत अच्छी बात है। हमको एक ही पोर्शन पढ़ना है जो को हमको पहले से तय कर दिया गया है कि एमपीजीके है, और इसको हमको तय कर दिया गया है कि इसको पढ़ना है, तो आप इसको फिर पढ़े। क्योंकि आपको अभी जैसे पेपर का जैसे 200 का पेपर होता था, जैसे हमारे समय 200 का पेपर होता था, हम्म। तो अभी कम कर दिया है पेपर, तो फिर हमारे पास समय है पर्याप्त कि हम इसको पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे आप थोड़ा सा एग्रीकल्चर बताओ, क्योंकि 75 नंबर का आ रहा है, बच्चों के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, वही सुंडा वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो कुछ आप ऐसा सजेस्ट करना चाहो कि नहीं ये एग्रीकल्चर बहुत बेस्ट रहेगा थ्योरी करने के लिए, क्योंकि बिना थ्योरी के तो और डीप, क्योंकि आपको पता है 75 क्वेश्चन आने वाले डीप आएंगे, वो बेसिक नहीं करने वाला। हाँ सर। हाँ, तो आप कुछ सजेस्ट ठीक है करोगे? सर, मैंने कुछ सब्जेक्ट बताया सर, जैसे इकोनॉमी है, हम्म पैथोलॉजी है हम्म। और एक्सटेंशन है। हम्म इनको थोड़ा-सा समझ के और इनको थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ाया है कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि सर इकोनॉमी या हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। हम्म। तो इस कारण से वो और कहीं न कहीं एक्सटेंशन के आप वर्क में आ रहे हैं, तो आप एक्सटेंशन को थोड़ा-सा अच्छे से डेप्थ में पढ़ें, चाहे उसके मेथड हो, चाहे उसकी जो भी उसमें जो भी पोर्शन दिया है आपको, जो भी एक्सटेंशन का आप देख सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन एक वगैरह सतही तौर सारी पे चीज़ें। थोड़ा-सा, हाँ, एक सतही तौर पे थोड़ा-सा ऊपर पढ़ा जाए। कि पहले क्या होता है कि हम 4-6 पेज में एक्सटेंशन पढ़ के चले जाते। ऐसा ना करके हम थोड़ा-सा उसको डेप्थ पढ़ें, क्योंकि सर मेरे साथ ये था कि सर मैंने एग्रीकल्चर को 3 महीने ही पढ़ा था। ओके। मैं केवल उस 3 महीने में एग्रीकल्चर पढ़ा था। मैंने उसमें सुंडा में क्योंकि मैं पीईटी में पढ़ चुका था बहुत सारी चीज़ें, सुंडा मैंने हल्की-फुल्की पढ़ी हुई थी कहीं न कहीं। तो मेरे को कोई समस्या नहीं आई और मैंने सुंडा पढ़ी। उसके बाद मैंने एक मालवा एकेडमी की नोट्स आते थे, एक बुक आती थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर, उसमें कुछ उससे ब्रह्मास्त्र करके कुछ निकाला था सर उन्होंने। ओके ओके। तो वो सर वो पढ़ा था, उसमें मैं हिंदी माध्यम का छात्र था, तो मेरे को सुविधाजनक लगा कि मेरे को उसमें जो सुंडा का या कुछ अन्य पोर्शन थे, वो सब ऐड ऑन करके उन्होंने एक बुक बनाई थी। शायद अभी मेरे पास रखी होगी वो। तो वो उसमें मुझे जो पढ़ना था 3 महीने में, जो मुझे समय कम मिला था, उसमें मुझे आसान रहा पढ़ना वो। आप तो दिखा मेरे को सकते हो कि वो, आपके पास कहीं रखी हो, दिखा सकते हो क्या आप हाँ आसपास? सर वो, हाँ सर दिखाता हूँ, 2 मिनट सर, ढूँढना पड़ेगा सर, वो अभी क्या पोर्शन यहाँ से हटाए थे सब कुछ, तो ओके ओके, देख फिर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मैं भेज दूँगा आपको, उसकी है। ओके, फ़ोटो मुझे भेज देता भेज हूँ। दीजिएगा तो मैं लगा दूंगा। ओके। हाँ, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर फोकस इन्हीं पर किया जाए, एंटोपैथो, हाँ सर, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी, वाटरशेड मैनेजमेंट है जैसे, वो भी उसके भी प्रश्न काफ़ी हमने पिछली परीक्षाओं में देखे हैं। तो उसके बाद इकोनॉमी होती है, ये हर एक विद्यार्थी पढ़ता है जो सामान्य तौर पे। अब दूसरी बात ये कहा जा सकता है सर, प्रथम पेपर 75 क्वेश्चन पे हो रहा है, तो अब हम ये पेपर की प्रकृति का पता नहीं लगा सकते हैं नहीं कि पता क्या लगा स्टेटमेंट सकते। वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हम कम से कम जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए इतना प्रिपेयर रहे कि हम जो भी जिस स्तर पे भी पेपर का लेवल दिया जाएगा, जिस स्तर पे पेपर होगा उसको कर पाए। मेरा तो ये मानना है। हम अपनी तरफ से इतनी तैयारी करके जाए जिसमें हम समझ को बहुत विकसित करें। हम रटने पे कम ध्यान दें, क्योंकि समझ के क्वेश्चन समझ होते हैं, रटने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अब मैं मैं ध्यान रखिए मैं यार। मैं मैं बहुत पहले से इन लोगों से यही बोल रहा हूँ कि 75 का एग्रीकल्चर है, मतलब थिंकिंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, वो सोच में बिल्कुल, डालेगा, है ना, वो बिल्कुल मतलब ऐसा डालेगा, करेगा कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बिल्कुल डालेगा सर। है ना। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा और कोई टॉपिक बता सकते हैं कि जिसमें मतलब कि थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हो एग्रीकल्चर में, आप बता सकते हो कुछ कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पे वो थोड़ा फंसा सकता है?
नहीं सर, सबसे ज़्यादा फँसाएगा वो इकोनॉमी में। इकोनॉमी में? दूसरा वो कुछ इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा फँसाएगा सर वो। वो ओके। देगा कि एमआरपीएस बढ़ रहा है, ईपी कब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कब 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा, 0 वो दे देगा किस वस्तु के लिए कब होगा। वो दे देगा कि यूटिलिटी कई सारी यूटिलिटी होती है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कि उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो फिर कई सारी मुझे ध्यान नहीं आ रही, बहुत दिन से मैंने इकोनॉमी पढ़ा हाँ, नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उपयोगिताएँ होती हैं। डिफरेंट टाइप डिफरेंट टाइप की मार्केटेबल सरप्लस है, मार्केट सरप्लस है, कॉस्ट 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 प्रोडक्शन है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी सारी कॉस्ट के प्रकार वो दे देगा कि कोई एक प्रोडक्ट दे देगा कि यार धान के साथ भूसा आप लगता है, कोई जॉइंट प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, मतलब इकोनॉमी में कई सारी आप पोर्शन देखोगे। और मैं एक चैनल आपको बता देता हूँ, डॉक्टर एच के भलाई सर का है, वो हम जब ग्रेजुएशन में तो उन्होंने पढ़ाया है इकोनॉमी बहुत अच्छे से। अच्छा, अच्छा। तो क्या नाम है? आप उसको एच के? पढ़ एच के? एच के भलाई में उसको आपको लिंक डाल दूंगा सर, अभी ओके, देख के। ओके, ओके, इकोनॉमिक्स ठीक बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स होता है है। उसको उन्होंने बखूबी पढ़ाया, जिससे जैसे प्रोडक्शन फंक्शन में कर्व में दिक्कत आती है लोगों को, हमको हम्म, बहुत अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने। हम्म, तो कई जो विद्यार्थी है, जो तैयारी करने वाले उनको उससे मदद मिल जाएगी, हम्म। जिससे उनके जो आसान हो जाएगा चीजें। तो बाकी आप क्या बोलते हो कि कोर्स लेना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी कोचिंग के, या फिर खुद से भी करके निकाल सकते हैं? खुद से भी कर सकते हैं। मैं दीदी सर बताऊँ तो मैंने केवल विनर्स का एक कोर्स लिया था 300 रुपए का, पटवारी बेच का। ओके। वो 300 रुपए का कोर्स था, उसी में से मैंने आरईओ निकाली है। हम्म। ज्यादा बोलना तो सही नहीं, बट यही वास्तविकता है कि सर 300 रुपए का कोर्स चल रहा था, 3 महीने के लिए मिलता था। ओके, ओके, उसमें से मैंने मैथ्स इंजीनियरिंग पढ़ी और एग्रीकल्चर मालवा अकेडमी के ब्रह्मास्त्र से, ओके, सुंडा से। और ओके। बट अब ये पैटर्न जिस हिसाब से है कि 25 क्वेश्चन एमपी जीके का जो पोर्शन कम किया गया है, तो वहाँ हमको एग्रीकल्चर पे फोकस बहुत करना पड़ेगा। तो और जैसे आप पीएटी में भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो बढ़ आपको गया। थोड़ा सा और एग्रीकल्चर को आपको या तो मैं इसलिए बुक सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कांटवा और कात्यायन जैसी बुकें पढ़ी नहीं है। तो यदि आप चाहें तो आपको और बहुत समझ विकसित करनी है, उसमें बहुत सारा डेप्थ दिया हुआ है एनालिसिस करके, तो आप वहां से भी अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। किसमें? बट ऐसा नहीं, कांटवा में? कांटवा में? और कांटवा और अरुण कात्यायन करके एक बुक आती है सर। ओके, ओके, हाँ, आती है, हिंदी मीडियम में है। हाँ, ओके, ओके। तो ये उसके सारी बाद चीज़ें हैं। थोड़ा और सा आप बताएं आप। इकोनॉमी को विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इंग्लिश में पढ़े पूरी की पूरी। ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी पढ़े, सीमांत घर नहीं पढ़े, सीमांत लागत, मार्जिनल, क्योंकि हम जब पेपर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ समझ में नहीं आता है। तो हम जितना पोर्शन इकोनॉमी का इंग्लिश में पढ़े, एक्सटेंशन को इंग्लिश में पढ़े, हम टर्म को कम से कम इंग्लिश में ध्यान रखें, क्योंकि मास कम्युनिकेशन है, जैसे मास कम्युनिकेशन को इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, मास अलग ग्रुप अलग प्रोग्राम, डिस्कशन। डिस्कशन आप तो जानते हैं सर, आप खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑलरेडी आप पहले से सतर्क हो जाओ। वही अगर आप रट्टा मार रहे हो कि सीड रेट है 4 से 5 किलोग्राम, ये वो, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल डीपली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, घुमाने वाले, ठीक है। और अच्छा, जी सर। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने अभी मतलब करंट टाइम में आपको क्या लग रहा है? आपको थोड़ा बहुत खबर है कुछ पोस्ट वगैरह का, आरईओ का कुछ इस साल आने का? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ चुके हैं, तो देखते हैं खबर है वैकेंट, आपको? हम डिपार्टमेंट में देखते हैं बहुत सारी सीटें वैकेंट है सर। तो काफी जो आरईओ की आवश्यकता भी है सर। तो सर सुनने में आया कि सर भर्तियां तो होना है, बट नंबर ऑफ आरईओ की कितनी वैकेंसी आएगी ये बताया नहीं जा सकता। बट ये तय है कि सर भर्ती होना है, क्योंकि सर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और कई सारे डिपार्टमेंट में कई सारी चीजें नहीं आ रही है, जिसके लिए उसको कार्य को करने के लिए कई सारे और आरईओ चाहिए, जो कि हमारे पास जैसे अभी वर्तमान में मेरे पास सारे जहाँ पर दो दो सेंटर का है, कई सारी जहाँ 4 पंचायत में 10 पंचायतें मेरे पास है। तो इस कारण से जो मेरी पंचायत का बटन कम होगा, तो मैं उस कार्य को और अच्छे से कर पाऊंगा। ओके, ओके, ओके। सरकार ये चाहती है कि प्रत्येक जो अधिकारी है, जो प्रत्येक कर्मचारी है, वो अपना जो काम है वो बखूबी करे, उसको मतलब उसको उसका प्रॉपर उस क्षेत्र के लिए टाइम मिले। अभी क्या होता है कि प्रॉपर नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास इतने सारे काम होते हैं, इतने समय कम होता है। तो सर चांसेस पूरे हैं कि मुझे भी सूत्रों से खबर है कि वैकेंसी तो आएगी सर। और बल्क में आएगी ऐसा कुछ? सर बल्क में नंबर ऑफ वैकेंसी बताया नहीं जा सकता, बट सर ओके, मिनिमम 500 के करीब तो आना है। ओके, ओके। अच्छा, और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आरईओ को लेकर? अभी तो आपने 2 ढाई साल से अभी सर्व कर रहे हो, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका आरईओ बनने के बाद? सर जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहली नीड ही सर जो जॉब होती है वो मिली सर, तो बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रसन्न हुआ मैं इस चीज़ के लिए। सर साथ ही साथ एक सैलरी अच्छी सर, एक बढ़िया सी सैलरी है जिसमें आप सिक्योर कर सकते हैं सर। आरयू के साथ आप अन्य एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं आप बिल्कुल, कि आपको जो करना है, आपको जिस स्ट्रीम पे जाना है वहाँ जा सकते हैं आप। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है, क्योंकि अन्य जॉब में ऐसा अपेक्षाएं नहीं हो पाती है कि ओके। आप अन्य तैयारी कर पाए, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, वर्क प्रेशर इतना नहीं होता है। आजकल हम देखते हैं समय समय पर, हर समय, प्रत्येक समय तो नहीं रहता है, लेकिन
उसका समय होता है, प्रत्येक सीजन में थोड़ा-सा प्रेशर आता है, तो उसको ओके, हैंडल किया जा सकता है। मतलब यदि ओके। सरकार के द्वारा आपको उसका वेतन दिया जा रहा है, हुँ, तो हुँ। आपको उस कार्य के लिए उसका कार्य भी करना पड़ेगा आपको। ओके, ओके। तो मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति या विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, हुँ, हुँ। बहुत अच्छी पोस्ट है। हुँ, आप हुँ। जॉब शेड्यूल कर सकते हैं। आने वाले समय में सैलरी के भी जो है चांसेस बढ़ेंगे आने के। हुँ, तो हुँ। आप बहुत अच्छी आप आपकी जो बिल्कुल, एग्रीकल्चर बिल्कुल। आप सोच भी सकते हो अभी 8वाँ वेतन लगेगा तब आप खुद एनालाइज़ कर लो सैलरी कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली है ना? जी, जी सर, बिल्कुल सही बात है सर, तो बिल्कुल। ये ओवरऑल और कहा भी जाए तो लोग बोलते हैं ग्रुप सी ऐसा-वैसा पर रियलिटी में सर देखो वन सर, ऑफ द मेरा बेस्ट जॉब मानना मैं है कहूँगा। कि ग्रुप सी कुछ नहीं होता है। पहले मैं यदि आपकी नौकरी लग जाती फिर आप ग्रुप 1 की भी और ग्रेड 1 की भी तैयारी करें। बट आजकल बिल्कुल। हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि पहले नौकरी ले ले। मेरा हुँ। तो ये मानना है कि नहीं, मैं भी नहीं, तैयारी कर वजह चुका हूँ। क्या है कि मार्केट में बहुत मिले, अरे आरयू की तो इज़्ज़त नहीं होती, ये वो ग्रुप सी की है, तो मैं वो भ्रम दूर कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं नहीं तो है, जॉब मैं ये जॉब भी होती बता है। देता हूँ कि समय-समय पे आरयू की पंचायत स्तर पर सारे उनको जितना सम्मान चाहिए देते हैं, वो ऑफिसों में भी मिलता है। अब कई लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि वो थोड़ा-सा उसको नकारात्मक रूप में देखते हैं। हम ये कोशिश करें कि हम सकारात्मक रूप में देखें, तभी आप उसको तैयारी कर पाओगे। यदि आप हाँ। सकारात्मक रूप में देखोगे, तो हुँ, आपको हुँ। यही लगता रहेगा कि छोटी पोस्ट है, छोटी नौकरी, तो फिर आप उस उतना पोटेंशियल से तैयारी नहीं कर पाएँगे आप। ये जॉब आपको अपॉर्चुनिटी देती है बहुत बड़ी, अगर कहा जाए तो लोग चाहे तो बिल्कुल सर, यूपीएससी, बिल्कुल। एमपीपीएससी कुछ भी टारगेट कर सकते हैं, जैसा कि कर भी रहे हैं। सर, कई लोग हैं सर जो आरयू के बाद बहुत बड़ी-बड़ी पोस्टों पे पहुँचे हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा बट पहुँचे हैं सर वो। तो अच्छा। ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि आप चाहते हैं कि पहले आप क्योंकि सर मैं खुद भी तैयारी कर रहा था, सर सिविल सर्विस बहुत अनसिक्योर बिल्कुल। रूटीन है, वहाँ पे सिलेक्शन बहुत टाइम होता है। हुँ, हुँ, हुँ। आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, आपका लक सब कुछ वहाँ मायने रखता है। हुँ, 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 हुँ। तो सर आप बिल्कुल आप तैयारी करिए, 4 साल तैयारी करिए, आप बनिए, डिप्टी कलेक्टर बनिए, आप कलेक्टर बनिए, आपको जो बनना है वो बनिए। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, आपको आरयू में क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? कुछ इस पर थोड़ा-सा अगर आप बता पाओ, लाइक बनने के बाद आपको क्या-क्या खुद से बेनिफिट्स मिलते हैं? जैसे कि किसी एक सर्टेन जॉब में मिलते हैं, कोई एसडीएम होता है तो उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो अपने क्या बेनिफिट्स हैं आरयू बनने के बाद? एटलीस्ट स्टूडेंट को पता तो हो, कुछ भी छोटे-मोटे कुछ भी बेनिफिट्स लाइक जो भी आपको दिमाग में आ रहा हो, कि ये चीज़ मुझे मिलती है, सर ये मिलती है, ये मिलती है। कृषि स्तर पे आप बहुत चीज़ें सीखने को मिलता है। कृषि स्तर पे आपको हुँ, आपकी हुँ। कृषक से पहचान होती है, आपकी जहाँ भी आपको कृषि जो भी कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय धंधे हैं या आपकी एलाइड डिपार्टमेंट आपके साथ हमेशा जुड़े हुए थे। आप आदी होते हैं, आपके साथ मत्स्य विभाग काम करता है, आपका उद्यानिकी काम करता है, तो आपका कहीं न कहीं आपका जो सर्कल होता है वो बड़ा होते जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। आपके ऐसा नहीं है सर हम लोग तहसीलदार के ऐसा नहीं है कि आरडीओ तहसीलदार के साथ भी काम करता है, आरडीओ नायब तहसीलदार के साथ भी काम करता है और ओके। सबसे उनका समन्वय रहता है, सब बातचीत होती है। तो एक समय के बाद उन लोगों को ये लगता है कि आप छोटे, वो प्रशासन में मेंटेन होता है पूरी तरीके हुँ, से। हुँ, 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 हुँ। ओके, ओके। क्योंकि वो आपको आप भले भी आपको ग्रुप 2, ग्रुप सी मानते हो, लेकिन वो आपको प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं। जब भी कोई ड्यूटी लगती है, कोई कार्य होता है, हुँ, तो हुँ। आपको उतनी दिया जाता है जितना दे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भगा देते कि यार ये आ रही हो तो क्या ऐसा नहीं हाँ, होता। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, आपको ऐसा क्या कोई मिलता है बेनिफिट लाइक जैसे कि मोबाइल रिचार्ज हो गया, पेट्रोल हो हाँ, गया, हाँ सर, हाँ ऐसा सर, कुछ ये इस बारे में? बताया था सर आपको जो बनने के पश्चात सर एक 20,000 रुपए मोबाइल के लिए मिलते हैं सर। उसके हुँ, पश्चात आपको पोस्ट पेड सिम मिलती है, जो हुँ, कि हुँ, सरकार उसका पूरा वहन करती है। हुँ, हुँ। ये सर काम है जिसका प्रयोग वो सरकारी कार्यों में और करवाती है, जहाँ भी उसे लगता है मोबाइल आने से थोड़ी-सी चीज़ें बढ़ी है, बट ठीक ओके, है यदि ओके। आप आए हैं तो आपको काम तो करना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो तो है, काम तो करना पड़ता है। अच्छा, ऊपर से क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है क्या? अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि क्षेत्र वाइज़ बहुत ज़्यादा वो वर्क का लोड रहता है, कभी कोई बुंदेलखंड में है तो बहुत लेज़ी टाइप वर्क कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। कोई मालवा में है तो थोड़ा प्रेशर रहेगा, कोई नर्मदापुरम साइड हाँ पे तो सर, प्रेशर ज़्यादा। रीजन वाइज़ का थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है, जहाँ पर खेती उच्च स्तर पे नर्मदापुरम की बात करें सर, हुँ, हुँ, हुँ। नर्मदापुरम में खेती के कुछ मानक है, यहाँ पे सर तीनों फसलें लगातार हुँ, खेत हुँ। पूरी तरीके से हुँ, हुँ। मतलब फसलों से बिज़ी रहते हैं, मान सकते हैं आप कि हुँ, फसलें हुँ। रहती है, लगातार फसल चक्र है यहाँ पे। हुँ, हुँ, तो हुँ। इस कारण सर कहीं न कहीं आप देखेंगे जहाँ पर फसलें होगी, वहाँ पर कहीं न कहीं खरीदी होती है, हुँ, उपार्जन हुँ। कार्य होते हैं हुँ, हुँ, हुँ। और अन्य भी सीजन लगते हैं, तो वहाँ फ़र्क पड़ता है सर, जहाँ पे थोड़ा-सा सूखे क्षेत्र है, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा कम फसल क्षेत्र है, वहाँ पे थोड़ा-सा कम होता है प्रेशर। हुँ, हुँ। ये बात मैं आपकी इससे सहमत हूँ सर। हाँ, अच्छा, मतलब वर्कलोड थोड़ा-सा कहीं न कहीं ज़्यादा है नर्मदापुरम में सर जहाँ पर अपेक्षाकृत अन्य जगहों से। फसली क्षेत्रफल से उसका अनुमान लगाया जा सकता है हुँ, कि हुँ। फसल की स्थिति क्या है, यहाँ पे उत्पादन का स्तर जैसे नर्मदापुरम, होशंगाबाद है, हुँ, हुँ, हुँ। जो गेहूँ के उत्पादन में, धान के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, तो कहीं न कहीं इसको और जो उच्च अधिकारी है, हुँ, वो हुँ। इसको और अच्छा इसको बनाना चाहते हैं, अपने जो परफॉर्मेंस है उसको और बेहतर करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा, वर्क आपका कैसा रहता है? आपको डेली जाना पड़ता है क्या, या कोई लीव छुट्टी वगैरह भी ऐसा कुछ मिलता है? थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहो? सर सीएल अपने हर अधिकारी को 11 छुट्टियाँ मिलती है साल में।
ओके। और उसके बाद सर फील्ड विजिट करना होता है सर, नियमित तौर पर ग्रामों का भ्रमण करना पड़ता है, हुँ, वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी प्रदान हुँ, हुँ, करना है। हुँ, अब सर अपने स्तर पे यदि आप शुरुआती स्तर पर कार्य करते हो तो आपको फील्ड पे थोड़ा-सा पहचान बनाने में, आपको आपकी जागरूकता फैलाने में समय लगता है। उसके पश्चात आप जैसे-जैसे आपकी वहाँ समय बढ़ते जाता है, हुँ, आपकी अवधि में आप उस कार्य को करते जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आप भी जानते हैं, एक ह्यूमन नेचर है कि आज आज मैं लोगों से परिचित हूँ, तो फिर लोगों से काम होने लगते हैं। तो ओके, नॉर्मली आप थोड़ा-सा समय स्टार्टिंग इस शुरुआती स्तर पे लगता है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें मेंटेन होने लगती है। ओके, ओके। अच्छा, आप गाँव जाते हो तो आपको क्या संबोधित किया जाता है? गाँव में लोग मतलब कैसा बोलते हैं? थोड़ा-सा मतलब आप बता सकते हो कि ये आ गए, लोग बोलते हैं ना कि तो किससे संबोधित सर करते ऐसे तो वैसे तो लोग कृषि विभाग के साहब बोलते हैं उन लोगों को, वो ब्लॉक ऑफिस बोलते हैं कि ब्लॉक ऑफिस से साहब है कृषि विभाग के। हो? ओके। उनको ना आरटीओ, ना कृषि विस्तार अधिकारी, ना एईओ, ना कुछ मालूम है। हुँ, पुराने हुँ। स्तर पे लोग उसको ग्राम सेवक बोलते थे। हुँ, हुँ। तो वो शुरुआती स्तर पे हम जैसे वहाँ जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो हम जाते थे तो हम ये बोलते थे कि वो पुराने साहब आते थे, अच्छा अच्छा कृषि विभाग वाले साहब। हुँ, कई हुँ। बार कृषि विस्तार अधिकारी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कृषि विस्तार अधिकारी बोलते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अधिकांश तौर पर कृषि विभाग के साहब आप देख जानते हैं, आज साक्षरता जो हमारे यहाँ है राज्य की, हुँ, या हुँ। जो लोगों का है, वो साहब मतलब वो हर व्यक्ति को मतलब जो उनका साहब संबोधन रहता है, ऐसा बिल्कुल अबे कभी नहीं बोलते हैं। हुँ, हुँ, उनका हुँ। प्रॉपर संबोधन होता है, सब प्रॉपर बात होती है। बिल्कुल आपको ग्रामीण स्तर पे उतना सम्मान मिलता है जितने आपको मिलना चाहिए, आप जिसके जितने काबिल है आप। हुँ, बट समस्या ये भी होती है सर, अधिकारी का भी व्यक्तित्व होता है, अधिकारी कई अधिकारी थोड़े से ऐसा होता है ना कि हम विभाग में हैं हम, तो अब आपको भी सहज रहना पड़ेगा। यदि आप सहज रहते हो तो व्यक्तिगत रूप से, सामान्य रूप से हर व्यक्ति आपका सहज महसूस करता है। ओके, ओके। अच्छा, आपने गाँव में ये भी तो देखा होगा कि किसान मतलब हम मैंने खुद सुना है ये रियलिटी मतलब बोलते हैं कि किसान बहुत अपेक्षा करता है कार्यों से कि ये हमको कुछ दे। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा अपेक्षाएँ करता है, जैसा या मेरा फिर मानना वो सही है। या फिर वो अब बहुत डिपेंडेंट हो गया है, लोग बोलते भी हैं किसान अधिकारियों से बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बहुत मतलब वो अपने में ही मस्त रहते हैं। मैं इससे मानता हूँ कि सर जैसे सोशल मीडिया का जो भी दौर आया है, उसमें सारी जानकारी किसानों को, चाहे सीएम हेल्पलाइन हो, हुँ, चाहे हुँ। शिवराज सिंह चौहान वगैरह कोई किसान कृषक के लिए हेल्पलाइन चाहिए, वो सब उसको जानकारी मिल जाती है सर। हुँ, और हुँ। सर जिस जिले में वो पोस्टेड हो, वहाँ पर कहीं न किसान बहुत साक्षर है, लिटरेट भी है, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें हम देखते हैं कि वो अपनी, जैसे मेरा ये होता है सर, हमारे ग्रुप बने हुए, हम लोग उनको प्रॉपर उनको जानकारी है, जैसे पहले जो नहीं मिल पाता था, हुँ, वो हुँ। आज उनको मिल रहा है, तो वो लोग भी खुश है। जैसे चाहे वो यंत्रों की जानकारी हो, वहाँ सब्सिडी के अनुदान के आवेदन हो, जो भी आवेदन होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उनको मिलते हैं, उनको प्रॉपर जो सब्सिडी का फ़ायदा मिलता था, तो उनको ये था कि अभी तक तो जानकारी भी नहीं मिल पा रही थी उनको हुँ, कभी। हुँ, हुँ। अब वो हो पा तो रहा आज है। ये हो पा रहा है, तो उनको काफ़ी उससे खुशी साथ ही जो हमारे पास जो कृषक अंश में जो चीज़ें आती हैं, जो हमें हुँ, हुँ, उनको हुँ, प्रोवाइड करनी चाहिए, हुँ, उनको समय-समय पे वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें हुँ। कोई समस्या नहीं है। जो भी आता है हमारे पास, जो भी यंत्र मशीनें आती हैं, जो भी हमको जो कृषक स्तर पे देने के लिए आती है, हुँ, हुँ, तो देते हैं। तो जब धीरे-धीरे हमारा विश्वास उनसे उनके प्रति बढ़ गया, उनका भी हमारे प्रति बढ़ा, तो सारी चीज़ें समन्वित रूप में चलने लगी फिर। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, अब आपका प्रमोशन का क्या सीन है? आपने अभी तक थोड़ा बहुत भापा है कुछ कि प्रमोशन होता है क्या आरईओ का या नहीं होता है? प्रमोशन सर बहुत समय, लंबे समय से तो प्रमोशन नहीं हुए। हुँ, हुँ, लेकिन सर वर्तमान जो पदोन्नति या वरिष्ठता स्तर के आधार पर प्रमोशन का चल रहा है, लगातार हुँ, हुँ, किसान कल्याण उस पे कार्य कर रहा है। हुँ, अब हुँ, सर वो कुछ कोर्ट में मुद्दा लंबित है उस कार्य के कारण, हुँ, जो हुँ। है उस कारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन सुनने में आता है ऐसा कि 10 साल में आरईओ, एडीओ बन जाता है। अच्छा। और एडीओ जो होता है वो आरईओ के ऊपर की पोस्ट होती है। हुँ, हुँ। वो उसके पास जैसे 3 जो आरईओ, उनका एक प्रमुख एडीओ हो जाता है। ओके। तो वो अभी जैसे समय के साथ है, हुँ, हुँ, एडीओ बनते हैं, उसके बाद कई आरईओ, एसएडीओ भी बनेंगे। अभी जो एडीओ, पुराने एडीओ आए हैं, हुँ, वो हुँ, एसएडीओ भी बनेंगे, और हो सकता है कि कुछ आरईओ, एसएडीओ भी बने, जो मतलब जिन्हें कार्य करने का वर्ष है डायरेक्ट 15-20 साल, हुँ, हुँ, सीधा। तो वो बन सकते हैं। तो वो प्रमोशन अपनी जगह पे सर, वो विभाग की, और वो जो भी पॉलिसी विभाग की, वो जैसे भी उसमें निर्णय लेगा, हुँ, उस हुँ। पे आगे देखा जाएगा। तो देखो आपको पता भी होगा एसईडीओ की भी पोस्ट आती है तो आप थोड़ा एसईडीओ के बारे में बता सकते हो लाइक कि कैसा उनकी कैसा क्या रहता है एसईडीओ है वास्तव उसको जो गाड़ी वगैरह ऐसा कुछ रहता है कुछ बोलते हैं। ये मैं बता देता हूँ सर आपको, एसएडीओ जो हम्म, होता है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी होता है, हम्म, जो आरईओ का मेन हेड होता है, जिसे हम कह सकते हैं। आरईओ उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। हम्म, और प्रमुख रूप से विभाग का, जो कृषि विभाग का यदि तहसील स्तर पर बात करें, विकासखंड स्तर पर, तो वही होता है, हम्म, जिसको तहसीलदार के समकक्ष माना जा सकता है। बट हम्म, उसकी श्रेणी थोड़ी एग्जीक्यूटिव होती है, तहसीलदार राजपत्रित होता है। हम्म, हम्म, बट ये है कि कृषि विभाग के संपूर्ण कार्य जो है, हम्म, जो कि कृषि विभाग के करना है ब्लॉक स्तर पर, चाहे वो दुकानों की सैंपलिंग हो, या मतलब जो भी उसके पास यदि डिग्री होती है तो उसको सैंपलिंग का कार्य भी दिया जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो जो एमएससी होता है तो फिर दिया जाता है उसको, जो न्यू जो एसएडीओ आते हैं, जो फुल हम्म, फ्लेश होते हैं, उनको हम्म, दिया जाता है। हम्म, और
यदि माना जाए तो कृषि विभाग का प्रमुख अधिकारी एसडीओ ही होता है ब्लॉक स्तर पे। ओके। उसके अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं होता है। गैजेटेड ऑफिसर, इज अ गैजेटेड नहीं, ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सेकंड तृतीय श्रेणी का, अच्छा, तृतीय श्रेणी कार्यपालिका का। तृतीय। हाँ, हाँ, मैंने मतलब मैंने ऐसा सुना है कि एसडीओ गैजेटेड होता है एज अ सेकंड ग्रुप बी। एसडीओ गेजेटेड नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका तृतीय श्रेणी होता है। हम्म। ग्रेड पे 36 होता है, तहसीलदार का समकक्ष होता है, बट वो जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं हम्म। सिविल सर्विसेज से आती है, उनकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। साथ हाँ ही हाँ, तो राष्ट्रपति व्यक्ति होता है तहसीलदार, साथ ही उसके पास मजिस्ट्रियल पावर होती है। हम्म। तो इस कारण से जो थोड़ा-सा पदों में अंतर आता है। हम्म। और तहसीलदार माना जाता है कि संपूर्ण विभागों का प्रमुख होता है, सारे विभाग उसके अंडर में आ सकते हैं, लेकिन ओके। कृषि विभाग, हम्म। एसडीओ केवल किसान कल्याण या कृषि विभाग का ही प्रमुख होता है। ओके ओके। तो एसडीओ को गाड़ी वगैरह मिलती है क्या, ऐसा बोला जाता है भाई अभी एमपी में? कुछ नहीं मिलता सर, एसडीओ भी नॉर्मल पद है, ऐसा कुछ गाड़ी वगैरह नहीं मिलती, जो भत्ते होते हैं सामान्य रूप से वो मिलते हैं उन्हें भी। अच्छा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह मिलती है, आपको भी मिलते होंगे ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह? हाँ सर, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है कुछ, जैसी ज़्यादा नहीं सर, परंपरागत रूप से जो पिछले हम्म। जो वर्षों में जो 1999 की भर्ती के हिसाब से जो पेट्रोल के खर्चे पर वही दिया जा रहा है अभी, ऐसी कोई ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत ज़्यादा नहीं है सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप अगर एक क्या बदलाव करना चाहोगे अभी तक एज अ एग्रीकल्चर, एज अ एक्सटेंशन ऑफिसर होके, मतलब आरईओ होकर, तो आप क्या बदलाव करना चाहोगे, एक जो कि आपके पास पावर हो कि बिल्कुल ये मैं किसान में बदल दूं, बदलाव कर दूं, ये तो मैं कर ही दूंगा, मैंने देखा है बट मेरे पास पावर नहीं है, जब आएंगी जब मैं बदलूंगा, क्या सर आपको लगता है? लगातार हम्म। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, हम किसानों से मिलके, जैसे हम किसानों को अभी हाल ही में जो उर्वरक दर तय हम्म। जो सीमा में मतलब हुई है, उर्वरक दर की हम्म। उर्वरक के रेट चेंज हुए हैं, हम्म। उनकी जानकारी प्राप्त हुई। उसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि किसान को जो संतुलित उर्वरकों का उपयोग है, हम्म। जैसे हमारे द्वारा उनको समय समय पर हम हमारे पास जो भी मतलब हमारे पास जो हमारे कार्य के क्षेत्र में आता है, हम हम्म। वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर उनको प्रशिक्षण आयोजित करवाते हैं, उनको जानकारियां देते हैं, जिससे कि वो कम हम्म। लागत में खेती कर सके। सबसे मुख्य कारण किसान का सब यही है कि वो हम्म। लागत कम करेगा तो खेती अच्छी से हो पाएगी और उसको बचत हो पाएगी। हम्म। पर आज के टाइम में बहुत उर्वरक वगैरह कीटनाशक का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, प्रेजेंट टाइम बहुत हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर। तो इस पर तो भी उसके आप लोग लिए कर रहे लगातार हो? लगातार उसके लिए लोकल स्तर पे सर वैज्ञानिकों के माध्यम से और अन्य उर्वरकों से परिचित करवाया जाता है उनको बार-बार। हम्म। और उसके जो कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे पास गोविंद नगर का, वहाँ पे हम पाठशालाओं का आयोजन करवाते हैं समय-समय पर, हम्म। जिससे किसानों को जानकारी मिलती है। इसमें नर्मदापुरम का तो कंजप्शन स्तर बहुत ज़्यादा है मतलब उर्वरकों का। इसी हम्म। कारण अभी जो वर्तमान में है, कहीं न कहीं हम देखते हैं कि कई फसलों में उनका उर्वरक की जो मात्रा है वो कम छिड़काव देखने को मिला है, क्योंकि वो थोड़ा-सा समझ समझ आ गई है। जिससे कि वो ऑटोमेटिक उनको समझ में आ रहा है कि लागत सबसे ज़्यादा उर्वरकों में ही लागत जाती है। हम्म। तो वो इस कारण इस बात से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि भैया पैसा हम्म। कम से कम लगेगा तो लागत हमारी कम हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा पैसा ही उर्वरक में लगता है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने ये भी सुना है कि आप आरयू रहकर एमएससी नहीं कर सकते, बहुत सारे लड़के इवन कि मेरे पास मैसेज करते भैया आरयू बन जाऊंगा तो एमएससी साथ में चलती रहेगी, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, ये भी एक बहुत गलत अवधारणा है लोगों की जो बनी हुई है। हम्म। ये बहुत गलत है, ये विभाग इसमें कार्रवाई कर सकता है अपने ऊपर। तो आप कम से कम ये ध्यान रखिए, आप आरयू बनने के बाद आप एक्सटेंशन ले लें विभाग से, हम्म। उसके बाद आप एमएससी करें। यदि आप मेरे को जहाँ तक जानकारी है इस बात की, मेरे सीनियरों से, मेरे हम्म। जो वरिष्ठ लोगों से बातचीत में, कि आप आरयू के साथ एमएससी करते हो तो आप यदि कोई एग्ज़ाम निकालते हो, तो शायद से उसमें आपको समस्या आ सकती है वेरिफिकेशन में। ओके 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 ओके। तो आप तो कम से कम एक्सटेंशन लेके आप एमएससी करें, आपको विभाग एक्सटेंशन दे देता है। तो एक्सटेंशन में क्या आपने को सैलरी वगैरह मिलती रहती है? सैलरी नहीं मिलती, आपका प्रोमोशन भी बढ़ जाता है और आपको सैलरी भी नहीं मिलती विभाग में। आप लीव विदाउट पे होते यही माना जाता है उसमें। तो क्या बढ़ जाता है, मैं समझा नहीं आप? लीव विदाउट पे ही माने जाते हैं। आपका जो परीक्षा अवधि मान लिया आप ज्वाइन करते हैं और हाँ आपने छोड़ लिया, तो हाँ। आपको फिर परीक्षा अवधि 2 साल बढ़ जाएगी जब तक आप वापस नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये अभी भी चल रहा है 70%, 80%, 90% वाला सीन अभी भी चल रहा है? हाँ, 70-80-90% अभी भी सीन चल रहा है। देखते हैं हम, कई बार कोर्ट में केस वगैरह भी हुआ है, बट कोर्ट उससे कुछ वगैरह में गई तो है अभी हाँ, बट दिल्ली उससे भी गई है, अब कोई देखते हैं। कोई निर्णय आ नहीं पाया है। अब देखते हैं जैसे सर आगे जो भी कार्रवाई होती है, हम हम्म। अधीनस्थ हैं सरकार के, जो भी होगा देखा जाएगा सर आगे जैसे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में आप और क्या सजेशन देना चाहोगे बच्चों को भाई, कि ये 75 अब वाला कनेक्शन जो चल रहा है, लास्ट में अब आप कुछ ऐसा टिप्स बता दो जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो और बहुत हेल्प करे उनको, यही है, एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में बैठे तो क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या करना है, ये थोड़ा सा आप बता कुछ सकते नहीं, हैं? यदि नेगेटिव मार्किंग आ रही है तो आप वो उन्हीं क्वेश्चन को डील करिए जिसमें आप श्योर है सबसे पहले तो, हम्म। कि आपको उसमें बहुत श्योरिटी कि आप पढ़े क्या है उससे,
दूसरा कि थोड़ा-सा हम समझ के पढ़ें, जितना समझ के पढ़ेंगे आप क्वेश्चन उतने सही कर पाएँगे। यदि आप बस पेपर या किताब उठा के या बुक उठा के बस आप रटेंगे तो आपकी संभावना मेरे को लगता है अपनी व्यक्तिगत रूप से कि आप एग्ज़ाम सेंटर वाले दिन, एग्ज़ाम के दिन आप उसको नहीं हैंडल कर पाएँगे। दूसरी बात, सबसे मुख्य बड़ी बात ये आप टेस्ट खूब से खूब लगाएँ। आप अधिक से अधिक टेस्ट लगाएँ। ये जो एमपी जीके के पोर्शन है, इसमें आप कोई भी नॉर्मल कोचिंग का टेस्ट लें, उसको लगाएँ, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, एमपी जीके मैं कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप निखर जाएँगे। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि एमपी जीके के फैक्ट सर को भी मालूम है, सर भी पढ़ते हैं, सर को भी इस बात की जानकारी होगी कि आप कन्फ्यूज़न बहुत है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप कितना ही पढ़ लो, आप हमेशा ज़ीरो पे रहेंगे। आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा, बार-बार बहुत रिवीज़न कन्फ्यूज़न करना है। पड़ेगा। आपको जितना टेस्ट हो उतने मैं लगाइए और मैं साथ ही आपको साथ बता दूँ, मैं फूड सेफ्टी में कहीं फेल हुआ हूँ, फूड में फेल नहीं हुआ। मैंने कहीं मात खाई है तो एमपी जीके में मात खा के आया हूँ मैं। नहीं तो अच्छा मैं सही अभी इंटरव्यू दे रहा होता, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मेरे मतलब। नहीं, सही बात है सर, काफ़ी मतलब अच्छा पेपर था, बट एमपी जीके में ही पोर्शन में लीड लिए लोगों ने, जितने लोगों ने ली है। और ये सिविल सर्विसेज वालों ने ज़्यादा लीड लिया, वही पहुँचे हैं मैक्सिमम लोग, हाँ मैंने सर, देखा वो है कि सबसे ज़्यादा वो ज़्यादा पढ़ चुके 48, थे सर। 45 तक मार के आए हैं जीके में। हाँ सर, सही हाँ, बात है सर। हाँ, हाँ। तो वो रहा है। अच्छा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बता सकते हो एग्रीकल्चर के लिए कि नहीं? क्योंकि अब एग्रीकल्चर 75 का आ रहा है, तो आप सजेस्ट करो कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। देखो, क्योंकि अब वो क्वेश्चंस का लेवल नहीं रहा है कि आप उठा लो कि भाई ये बेसिक नहीं रहा है। थोड़ा-सा आप कोई बुक सजेस्ट कर सकते हो जिसमें ट्रिकी क्वेश्चंस हो? सर ऐसी तो बुक की जानकारी नहीं सर, यदि मुझे ऐसी कोई जानकारी मिलती तो सर मैं आपको उसकी जानकारी शेयर कर दूँगा, अभी तो मुझे वर्तमान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कि नॉर्मल तौर तो पर भी कोई? नॉर्मल तौर पे सर एसआर कांटवा आती है, जो कि ऑब्जेक्टिव बुक है, हुँ। तो आप उसको लगा सकते हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चन है जहाँ तक। हिंदी मीडियम में आती है बाकी। अच्छा, ऐसा कांटवा। हाँ, एसआर कांटवा सर। ओके, ओके। तो ये टोटल ओवरऑल एक आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल शेयर किया हुआ है। लास्ट में आप कुछ बताना चाहो सैलरी को लेकर? आपकी फर्स्ट सैलरी आई थी तो एक्सपीरियंस क्या था? कितना सैलरी आया था एज़ अ फर्स्ट? और सैलरी उस समय हम कुछ लोग नहीं अप्रॉक्सिमेटली, ऐसा नहीं एकदम वो नहीं। हम न्यू जॉइनी थे उस समय। हुँ, काफ़ी हमारी हर्ष ये हमारा बोल सकते हैं सौभाग्य रहा कि उस समय डीए काफ़ी बढ़ चुका था, 3 डीए बढ़ चुके थे, तो उस समय मेरी फर्स्ट सैलरी कुछ 26,500 आई थी। ओके। वर्तमान में सैलरी आप सैलरी की चिंता ना करें, आपको सैलरी धीरे-धीरे ग्रेजुअली रूप में बढ़ते मिलेगी। आप हर विद्यार्थी से मेरा अनुरोध है कि आप किसी भी जॉब को छोटा या बड़ा ना समझें हुँ, और हुँ। आप उसकी तैयारी बहुत मेहनत शिद्दत से करें, हुँ, हुँ, तो हुँ। आप उसमें पाएँगे तो आप ऑटोमेटिक आपको सैलरी की जो पर्क है, क्योंकि आपकी ड्रीम पे पहले जॉब है, उसके बाद आप सैलरी आप आएगी तो आपको ऑटोमेटिक सैलरी तो बढ़ती हुई मिलेगी। हुँ, हो हुँ। सकता है कि आपका सौभाग्य रहे कि जब आपकी अभी सिविल सर्विस अधिनियम, सिविल सर्विस भर्ती ड्राफ्ट 2026 के जारी होने वाला है, हुँ, उसमें सुझाव माँगे गए हैं एक प्रोबेशन पीरियड को लेकर। हो हुँ, हुँ। सकता है वो कम 1 वर्ष का कर दिया जाए, हुँ, और हुँ, यदि वो हुँ। 1 वर्ष का कर दिया जाएगा तो आपको 100% सैलरी कुछ 37 या 38,000 मिलने लगेगी। हुँ, हो हुँ। सकता है जब तक आपकी सैलरी डीए बढ़ जाए तो 40,000 के समथिंग आपको सैलरी हुँ, हुँ। सेकंड ईयर से मिलने लगेगी। नहीं, नहीं, मैंने अभी सुना है कि कोर्ट केस चल रहा था, तो वहाँ पे जज साहब ने भी बोला कि भाई काम बराबर ले रहे हो तो सैलरी भी बराबर देनी चाहिए। वो देखा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन हुँ, हुँ। डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी लिखा हुआ है, हाँ, तो उसको देते हुए कई लोग इस बात को कह रहे हैं। अब सर जो भी निर्णय है वो कोर्ट का होगा, हाई उसको कोर्ट अंतिम ने तो माना बोल जाएगा। दिया है कि भाई करो, लेकिन अभी इन्होंने जो मोहन हाँ, सरकार है, इन्होंने अभी हाँ सर। अपील कर दी है, जो दिल्ली में लेके चले गए वहाँ पे, तो हाँ अभी सर, वहाँ अटक गया है। वो सुप्रीम कोर्ट चलेगा है, वो थोड़ा-सा वो उच्चतम न्यायालय की ओर उन्होंने रुख अपनाया है। अब देखते हैं सर वहाँ का जो भी निर्णय होगा, हुँ, हुँ, उसको हुँ। आगे देखा जाएगा। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, और कुछ आपकी और चीज़ें रह जाती है तो भाई कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हो, और मैं इनका इंस्टाग्राम भी लगा दूंगा, तो आप बिल्कुल ये सर से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो, ठीक है? और ठीक। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर भी कर लिए हैं। तो अच्छा, नोट्स वगैरह का आप क्या कहना चाहोगे? अपने खुद के बनाने चाहिए? टाइम है अब, क्योंकि आज तो चल रहा है, अभी समय अभी जून चल रहा समय है। समय पर्याप्त समय है, तो आप अपने स्वयं के नोट्स बनाइए, हुँ, क्योंकि आप जितना आप स्वयं लिखते हो उसमें से मैक्सिमम आपको याद हो जाता है। तो आप, हुँ, क्योंकि मैं सिविल में पढ़ता था तो मैं खुद के नोट्स बनाता था, हुँ, हुँ, तो आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद होगा, बेनिफिट मिलेगा उसका। हुँ, आप हुँ, बुक्स में क्या होता है, हम जब एग्ज़ाम का टाइम होता है, आप कोशिश करिए कि जो बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हुँ, हुँ, उनको उन पे क्या उनको हाइलाइट कर ले, तो अब जब एग्जाम वाले समय कई सारे सिलेबस होता है हमारे पास, हुँ, तो हुँ, हम कवर नहीं कर पाते, तो हमारे नोट्स बने रहेंगे तो हमें पता होगा। जैसे मैंने एक्सटेंशन कुछ 8 पेज में बनाया था, मैं बहुत कम पढ़ा था, मैंने ओके, एक्सटेंशन 8 पेज में, इकोनॉमी ओके, 25 पेज में बनाई थी, मेरे पास हुँ, हुँ, नोट्स है ही नहीं, मैं हुँ, हुँ। ढूंढना पड़ेगा मुझे।
हुँ। तो वैसे एक्सटेंशन 8 पेज में पैथोलॉजी बनाई थी मैंने 10 पेज में, तो ये आप उसको कवर कर सकते हैं बहुत जल्दी तरीके से। मैं यदि 3 महीने में एग्रीकल्चर पढ़ा हूँ, तो आपके पास बहुत समय है, आप बहुत अच्छा अच्छे से पढ़ सकते अच्छा अगर कभी आपसे हो पाए तो जरूर आप कुछ अपने नोट्स के पेजेस हैं। हाँ, जरूर मैं शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने देखा है प्राइवेट वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लिटरली कुछ नहीं पता है, उनको नहीं पता कि हाँ, करना क्या है। मेरे पास कॉल करके सही बात। रोते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो ऐसा रोने वाले इमोजी भेजते हैं, भैया मैं 4 साल यहाँ प्राइवेट में बर्बाद कर लिया, अब मुझे जॉब चाहिए, मैं ये घर से स्थिति चल रही है। तो थोड़ा ठीक सा है आप सर, मैं सजेशन आपको करिएगा। सर मैं सेंड कर दूँगा सर, उसको ढूँढ के आज वो मालवा एकेडमी की बुक भी सेंड कर दूँगा आपको, उसका कवर हाँ पेज। हाँ हाँ हाँ। जी तो सर, वो बिल्कुल, बिल्कुल थोड़ा सर। बच्चों को मदद हो जाएगी। सर, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हाँ, तो ये ओवरऑल हो गया है, और बहुत-बहुत थैंक यू, आप अपना अपना टाइम ठीक दिया है और सर, आप आए, बहुत-बहुत आपने अपनी बहुत-बहुत सर आपका एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद जी आपका। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी मैंने मेरे द्वारा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे अनुभव बताए गए, कहीं न कहीं विद्यार्थियों को काम आएँगे और उसका वो लाभ ले पाएँगे। ओके, ओके। तो जी सर। एंड करते हैं फिर, है ना? जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। ठीक है।